हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट लॉ पेपर का थर्ड यूनिट, जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। तो आपके यूजीसी नेट लॉ सिलेबस में 10 टॉपिक दिए हुए हैं, जो इस प्रकार है: इंटरनेशनल लॉ, उसके डिफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, nationality, immigrants, refugees, and internally displaced persons, extradition and asylum, United Nations and its organs, settlements of international disputes, World Trade Organizations, international humanitarian law और उसके कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, चैलेंजेस। अब जैसा आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम्स बहुत पास है, दो आई हैव कॉन्सेप्चुअल नोट्स एज वेल, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं कि इसको डिस्कस करें, और मेरे पास वो सोर्सेज भी है जिससे हमें इन्हें डिस्कस करना था, बट वी डोंट हैव सच टाइम कि हम इनको भी पढ़ें। तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला कि व्हाट आर द मेजर एरियाज जो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सिलेबस के बियॉन्ड भी है, तो हमें सिलेबस पर ही टिक रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बहुत पहले सेंटेंस वाइज लाइक वन लाइनर में मैंने बना रखे थे कुछ क्वेश्चन। तो इस सेशन में हम बस इसको देखेंगे, आप राइटिंग को इग्नोर करो। सो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिसिंग पॉइंट ऑफ jurisprudence। इसको किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। यूसेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम। कस्टम बिगिंस व्हेन यूसेज एंड्स। इसे किसने कहा था? स्टार्क ने कहा था। फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो ग्रोटियस है। इंटरनेशनल लॉ इज मेयर पॉजिटिव मोरालिटी। इसको किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, ये भी ऑस्टिन का ही कॉन्सेप्ट है। International law is the body of legal rules which apply between sovereign states and such other entities as have been granted international personality। इसे किसने कहा था? स्कारवेंजेनबर्गर। A state is and becomes an international person by recognition only is claimed by, ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है। A state is and becomes an international person by recognition। बिना रिकग्निशन के जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पर्सन नहीं बन पाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है। अब ये पता नहीं क्या यार, इसको छोड़ो। अब देखो, ब्लैक स्टोनियन डॉक्ट्रिन मीन्स customary international law is a part of common law according to Blackstonian doctrine. The body of legal rules which apply between sovereign state and such other entities as have been granted international personality। ये भी, ये डिफिनेशन को स्क्वार जेनबर्गर ने कहा था। Holland expressed the view that international law can indeed be described as law only by courtesy। इस डिफिनेशन को किसने कहा था? हॉलैंड ने। इंटरनेशनल कस्टम क्या है? ये एक जनरल प्रैक्टिस है जिसे स्टेट एक्सेप्ट करता है एज अ लॉ। इंटरनेशनल कस्टम क्या है? इट्स अ प्रैक्टिस जिसे स्टेट एक्सेप्ट करता है एज अ लॉ। यहाँ पे स्टेट से मतलब है कि वो सारे नेशंस जो यूएन के मेंबर है या फिर नहीं भी है। डॉक्ट्रिन रिकग्निशन ऑफ स्टेट रिलेटेड टू टूबर डॉक्ट्रिन। रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी वेर कोडिफाइड इन रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी। ये एक रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी, ये एक रूल है इंटरनेशनल लॉ में
जो कोडिफाइड हुआ था 1856 और 1899 में। द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस इन्फोर्स्ड reposed the principle of estoppel as a general principle of law recognized by civilized nation in the following case। ये किस केस में हुआ था? टेम्पल ऑफ ब्रिज विहार केस में क्या हुआ था कि आईसीजे ने ये इन्फोर्स किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल को एक जनरल प्रिंसिपल लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए। लॉ मतलब रिकॉग्नाइज करता है, हर सिविलाइज्ड नेशन को इसे मानना है। The pigeonhole theory of the law of tort was given by Salmond। pigeonhole theory किसने दिया था? Salmond ने। Who doubted the legal character of international law? ये हॉलैंड बहुत बड़े तीसमार खान थे साले, इन्होंने डाउट करा था लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। द पार्टी टू अ डिस्प्यूट क्लेमिंग अ कस्टम टू प्रूव इट, दिस वॉज हेल्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट इन नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केसेस में इस बात को हेल्ड करा गया था। रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वॉज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम रोमन लॉ बाय ग्रोटियस। Recognition produces legal consequences affecting the rights, powers, and privileges of recognized state or government। इसमें क्या होगा? ये जो है ये दोनों जगह पे होता है, बोथ एट इंटरनेशनल लेवल एंड अंडर म्युनिसिपल लॉ ऑफ स्टेट विच हैव गिवन इट रिकग्निशन। मतलब कि छोड़ो, cases related to succession of customary rights relating to territory, right of passage over over Indian territory cases related to succession of customary rights related to territory, right of passage over Indian territory cases। norms of jus cogens, ये important question है। नॉर्म्स ऑफ जस कोगेंस क्या क्या है? प्रेम्पटरी नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड। मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी प्रिंसिपल्स आर, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या 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 है यहाँ पे? यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब दिस आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन, जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस। थ्योरी ऑफ पैक्ट संट सरवंदा टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये किसने दिया था? एनजी लॉटी। इंटरनेशनल लॉ एज वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसको किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। हॉलैंड तो बहुत बार कुछ ना कुछ कह रहा है साला। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे रिकग्निशन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एक्ट्स ऑफ द रिकग्नाइज्ड थ्योरी। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? लूथर वर्सेस सागर। देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो, मतलब उन्होंने कहा था कि डी फैक्टो और डी ज्यूरे रिकग्निशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट्स, अगर हम कोई लाइक विद इन अ स्टेट कोई एक्ट हो रहा है तो उसमें डी फैक्टो डी ज्यूरे में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं माना जाएगा। इसको इस केस में हेल्ड करा गया था, लूथर वर्सेस सागर जो भी है। वंस अ डी ज्यूरे रिकग्निशन इज गिवन टू अ न्यू स्टेट इट इज़ इरिवोकेबल। अब देखो, किसी भी स्टेट को डी ज्यूरे रिकग्निशन दे दिया जा रहा है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे वापस आप छीन लो, रिवोक कर लो, है ना। डी ज्यूरे मतलब होता है किसी चीज़ को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लेना। ये परमानेंट टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए। डी ज्यूरे रिकग्निशन इज ए फ्री एक्ट प्रोपाउंडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। रिकग्निशन क्या है? ए फ्री एक्ट है। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है इसने रिकॉग्नाइज करा था इस बात को।
अब देखो, इंटरनेशनल कस्टम इज अ जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स एक्सेप्टेड एज लॉ। इंटरनेशनल कस्टम क्या है? ये सिंपली जनरल प्रैक्टिस है और जो कि स्टेट एक्सेप्ट करते हैं एज लॉ। देखो कस्टम क्या होता है? कस्टम इज लाइक द एडॉप्टेड बिहेवियर, है ना। मतलब आप कोई चीज़ें पहले से चलती आ रही है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वो फर्दर लॉ में कन्वर्ट हो या फिर ना हो, कोई मतलब नहीं। इट्स विच कैटेगरी ऑफ द aspect of the state succession has not yet been regulated by an international convention। तो इसका आंसर है क्लेम्स टू बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। विच कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी? ऐसी अनलिक्विडेटेड कैटेगरी डैमेजेस जो हैं वो इसमें नहीं कैटेगराइज की जाएंगी। इंटरनेशनल लॉ इज दैट एवरी स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट इट डज नॉट exist and that it is itself under obligation to observe it। इस स्टेटमेंट को कॉर्बेट ने कहा था। इसने क्या कहा था? इंटरनेशनल लॉ जो है वो हर स्टेट रिकॉग्नाइज करता है एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट दैट इट इज़ इट्स सेल्फ अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इट। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है? ट्रीटीज है। ट्रीटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटीज से ही बनते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं तभी। A state becomes an international person by recognition and recognition alone। ये हमने देख लिया पहले, ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में आता है। इसमें क्या होता है कि स्टेट जो है, कोई भी स्टेट मतलब कोई भी नेशन, वो क्या होता है? इंटरनेशनल पर्सन बन जाता है अगर उससे यूएन रिकॉग्नाइज कर ले अपना मेंबर। तो ये किस थ्योरी ने कहा था? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो डेवलप्स थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस। ये इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ कहता है कि इंटरनेशनल जो है लॉ जो है वो स्टेट प्रैक्टिसेस से भी डेवलप हो सकता है। मतलब अगर जो नेशन है वो यूएन के बनाए हुए लॉ को मानने लगे तो वो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ में आ जाएगा। द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स वाली। अब देखो, जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो सभी हैं, स्टेट्स, इंडिविजुअल्स, सभी। पैक्टा संट सर्वंडा मीन्स एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। मतलब पैक्टा संट सर्वंडा का मतलब यह है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। ऐसा ये नहीं है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा उसको बाद में अब डिनाई करो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो पैक्टा संट सर्वंडा वो प्रिंसिपल है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसे हमें फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। मोनेज डिनोट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ आर नॉन कमिटमेंट एस्पेक्ट ऑफ वन सिस्टम। ओके। अब देखो, यूनाइटेड नेशन डे कब आता है? 24 अक्टूबर 1945। ऑफन टर्म्ड एज ए चाइल्ड ऑफ वार। लीग ऑफ नेशन जो है हमेशा हम इन्हें चाइल्ड ऑफ वार के नाम से भी जानते हैं कभी कभी। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कब बना था? 30 अक्टूबर 1949। विच ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन was not represented as at the San Francisco Conference in 1945 and did not therefore sign the UN Charter on 26 June 1945। तो ये बेलारस वो जो नेशन था वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जो भी है। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का क्या क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटेरिएट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिलोंग नहीं करता, नहीं है इसका प्रिंसिपल ऑर्गन। 4 सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव बीन लिस्टेड इन आर्टिकल 31, आर्टिकल 38
क्लॉज वन ऑफ द स्टेट ऑफ आईसीजे। चार सोर्सेस को ही ये रिकॉग्नाइज करता है आर्टिकल 38 क्लॉज वन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन नेशन, वो बस ओरिजिनल मेंबर इनिशियली जो थे वो 51 मेंबर्स थे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर डिवाइडेड अमॉन्ग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, 6। पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज वर्ल्ड पीस। ये किसने कहा था, किसने ऑब्जर्व करा था ये बात? केल्सन। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पर्पज क्या है यूनाइटेड नेशन का, कि वो पीस फैलाए, और इस बात को ऑब्जर्व करने वाले कौन थे? केल्सन थे। डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन, अगर आप यूएन चार्टर में देखो तो अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में है। डच यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द कैपेसिटी टू ब्रिंग एन इंटरनेशनल एम against a state in the ICJ. Yes, because United Nation has a legal personality. वो ला सकता है अगर कोई नेशन रूल्स को ठीक से ना माने तो वो फर्दर आईसीजे में उसे सू कर सकता है। विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड Nation character recognizes the right of individual and collective self-defense of its members. Article 51. Under which para of UN Charter it is provided that the organization shall ensure that states which are not member of UN organization act in accordance with their principles so far as may be necessary for maintenance of international peace। ये किसमें है? आर्टिकल 2 पैरा 6 में। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैक्टा संट सर्वंडा हमने पहले ही देखा था, इज ए प्रिंसिपल गवर्निंग ट्रीटीज इंटरनेशनल लॉ पॉपुलराइज्ड बाय ग्रोटियस। मतलब ये जो पैक्टा संट सर्वंडा ये जो प्रिंसिपल है ना, ये गवर्न करता है जितनी भी ट्रीटीज इंटरनेशनल लॉ में होती है, और इस चीज़ को पॉपुलराइज करने वाले ग्रोटियस थे। ग्रोटियस जो कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी माने जाते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देखो आर्टिकल 2 क्लॉज 3 ऑफ यूएन चार्टर क्या कहता है कि ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंडेंजर्ड। देखो आर्टिकल 2 क्लॉज 3 यूएन चार्टर का जो है वो ये कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, उनके बीच अगर दो डिफरेंट मेंबर्स के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उसको पीसफुली सेटल करे, और वो ऐसा सेटल ना करे कि वहाँ के पीस और सिक्योरिटी ये सब इंडेंजर में आ जाए, जस्टिस वाली चीज़ें। ठीक है, जैसे अब इंडिया पाक का लड़ाई हो रहा था तो दोनों बार पीक लेवल पे जाने वाली थी, बट दे फॉलो दिस, मतलब अंडर दिस आर्टिकल दे कांट जस्ट फाइट इन डैट मैनर जिनसे वहाँ की पीस सिक्योरिटी ऐसा जस्टिस इस सब खतरे में है। इंटरनेशनल कस्टम्स हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय द स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आर्टिकल 38 कहता है आईसीजे का। The United Nations enjoy immunities and privileges in the territories of its members। ये आर्टिकल 105 कहता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो मतलब यूनाइटेड नेशन को इम्यूनिटी कहाँ मिल रखी है? अंडर आर्टिकल 105 ऑफ यूएन चार्टर। जुडिशियल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूट सब्सिडरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। जुडिशियल डिसीजन से क्या होता है कि वो सब्सिडरी मीन्स देता है टू द डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब देखो जितने भी रूल्स लॉ है पहले वो तो है ही, बट अगर इसमें हम जुडिशियल डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूट कर दे तो ये इन चीज़ों को पूरा कर देता है, सब्सिडरी हो जाता है इनका। बाय whom amongst the following a member of the United Nations can be expelled for persistently violating the charter of UN। अब देखो जनरल असेंबली के पास ये पावर है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो
सॉरी जनरल असेंबली के पास ये पावर है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ऐसे स्टेप्स ले सके। मतलब जनरल असेंबली ही पावरफुल है, बट किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के। और मतलब जनरल असेंबली चाहे तो किसी नेशन को एक्सपेल कर सकता है। एक्सपेल कर सकता है मतलब यूएन का मेंबर होने से बाहर कर सकता है। नो मेंबर ऑफ यूएन कैन सेंड इन जनरल असेंबली मोर देन, मतलब कोई भी जो यूएन का मेंबर है, कोई भी नेशन जो यूएन का मेंबर है, वो 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा मेंबर नहीं भेज सकता। फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 10 जनवरी 1946 में हुआ था। 10 जनवरी 1946। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज़, ये किस पे लाई करती है? सिक्योरिटी काउंसिल पे। सिक्योरिटी काउंसिल को आप वर्ल्ड पुलिस भी कह लो। फैसले जनरल असेंबली लेगी, बट उसे अमल में लाएगा सिक्योरिटी काउंसिल। द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर मेड बाई 2/3 मेजॉरिटी, उसमें भी लगते हैं जैसे अपने यहाँ लगते हैं। यूनाइटिंग फॉर पीस एंड रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली। द एडमिशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म्ड एज, इसको हम कलेक्टिव रिकॉग्निशन कह सकते हैं। अगर कोई भी नेशन है, अगर वो यूएन का मेंबर बनना चाहता है तो यूएन उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और इस टर्म को हम कलेक्टिव रिकॉग्निशन कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ द पावर टू सस्पेंड और एक्सपेल अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हमने ये पहले ही देखा, जनरल असेंबली जब चाहे, लाइक अगर आप यूएन के रूल को नहीं मान रहे हो और हमेशा वायलेट कर रहे हो, तो जनरल असेंबली चाहे तो आपको एक्सपेल कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बताएगा कि और ये जो नेशन है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे एक्सपेल कर दो। तो जनरल असेंबली के पास वो पावर होती है कि वो उसे एक्सपेल कर दे। द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट टू द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस विल बी इफेक्टेड बाई, पता नहीं इसका क्या ही लिखा है। द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट यूएन चार्टर। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग जो मेंबर हैं, है ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को मानते हैं, मतलब जो सारे नेशंस हैं अंडर आर्टिकल 25। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाई द जनरल असेंबली। वो 16 दिसंबर 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को अडॉप्ट करा गया था। Under which article of UN Charter the Security Council has power to use the force against the state under Article 42 of UN Charter. A new member of UN is admitted by, अब कोई नया मेंबर अगर इंटर कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जनरल असेंबली होगा, और वो भी तब जब सिक्योरिटी काउंसिल से उसे पॉजिटिव रिकमेंडेशन मिलेगा। ऑन विच डेट did the General Assembly of United Nations unanimously adopt for the first time a resolution and an annexed plan for action on global counter terrorism strategy। अब देखो पूरी तरीके से इस बात को इन्होंने सितंबर 8, 2006 में अडॉप्ट करा था कि वो ग्लोबल टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करा था। द बजट ऑफ यूएन इज़ अप्रूव्ड बाई, ऑब्वियसली जनरल असेंबली ही अप्रूव करेगी कि क्या बजट होगा यूएन का। द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज़ अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जेनेवा जनरल असेंबली। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मल सोर्स जो इंटरनेशनल लॉ के होंगे वो क्या होंगे? कस्टम और ट्रीटीज़। ज्यूरिस्ट के क्या वर्क है? डिसीजंस ऑफ जुडिशियल एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। ये जो है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में बिलोंग करते हैं। नेम ऑफ 6th कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो लीगल कमेटी आएगी। ये 6th लीगल कमेटी क्या है? 6th कमेटी है।
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वो किसकी होगी? सिक्योरिटी काउंसिल की होगी। एज यू नो कि सिक्योरिटी काउंसिल को आप वर्ल्ड पुलिस भी कहते हो, तो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की है। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 5 के होते ही होते हैं, 10 हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। डिसीजन ऑन प्रोसीजरल मैटर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल आर टू बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट। 9 मेंबर्स स्टेट इसमें होते हैं। परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल क्या कौन है? इसमें देखो चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, बट जापान नहीं है। यार ये तो बड़ा है, इसको छोड़ो क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज अ प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इम्पोज्ड ऑन बाय देम। आर्टिकल 2 क्लॉज 3 के द्वारा होता है ये सब भी छोड़ो 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 ये सब। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। पावर टू सेटअप कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास ये पावर होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन हैज़ नो वर्क एंड इज नॉट देयरफॉर फंक्शनिंग, ये कौन देखता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल देखता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे है? हेग में है। आईसीजे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच एंड इंग्लिश है। फ्रेंच याद रखो, इंग्लिश तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये, फ्रेंच एंड इंग्लिश है। जजेस ऑफ आईसीजे आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल ही इन्हें इलेक्ट करते हैं। जजेस ऑफ आईसीजे को जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज अ जज, पहला इंडियन कौन था जो आईसीजे में एज अ जज अपॉइंट हुआ था? वो जस्टिस नागेंद्र सिंह थे। जस्टिस ठीक है, ये पता नहीं क्या। नॉमिनेशन ऑफ द पर्सन्स फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ आईसीजे इज डन बाय नेशनल ग्रुप्स इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ आईसीजे, देखो अब आईसीजे में जो भी जज बनता है वो 9 साल के लिए बना होता है, 9 ईयर्स। अ डिसीजन ऑफ आईसीजे हैज़ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन पार्टीज एलोन इन दैट पार्टिकुलर केस। अब देखो कोई भी डिसीजन आईसीजे ले रहा है ना, तो वो किस पे होगा? वो उसी मेंबर पे होगा जिसने कुछ गलत किया होगा। तो बस वो पार्टिकुलर पर्सन ही, वो पार्टिकुलर मेंबर मतलब मेंबर नेशन ही उसे झेलता है। जज ऑफ द आईसीजे कैन बी डिसमिस्ड बाय, अगर देखो जज ऑफ आईसीजे को अगर डिसमिस करना है, यहाँ भी जजेस डिसमिस हो रहा है, मतलब इनका इम्पीचमेंट हो रहा है। कैसे? अगर सभी लोग ये ओपिनियन दे कि उन्हें कोई अदर जज चाहिए तब। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे इज अ सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ लॉ दैट कैन बी अप्लाइड बाय आईसीजे। तो ये क्या है? टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड, ठीक है ये। अब अगेन देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट किया। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल क्या होंगे? ट्रीटीज होंगे, इंटरनेशनल कस्टम होगा, प्रैक्टिसेस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स भी हो सकते हैं, मे बी, पर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें बिलोंग नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अब देखो क्या क्या इंक्लूड है? जुडिशियल डिसीजन इंक्लूड है, जुरिस्टिक वर्क इंक्लूड है, इंटरनेशनल ट्रीटीज इंक्लूड है। बट अगर आप डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को देखो तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। 2 ही मेंबर है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आर्टिकल 38 में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और जुडिशियल डिसीजन, जुरिस्टिक वर्क, इंटरनेशनल ट्रीटीज, बट डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं इंक्लूड है। Which articles of statute of ICJ provides that the decision of the court has a binding force? ठीक है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर केस, ये आर्टिकल 59 मैंने बताया ना अभी, कोई भी मेंबर है उस पर कोई अगर डिसीजन ले रहा है आईसीजे,
तो वो अंडर आर्टिकल 59 लेता है, और उससे सारे नेशन नहीं, बस वो नेशन जिन्होंने कुछ रूल्स वायलेट किया होगा या फिर कुछ भी इश्यू रहा होगा, वो बस इन्फ्लुएंस होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वॉज अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन द, ये बार्सिलोना ट्रेडिशनल केस है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ, जहाँ भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाला सिस्टम आए तो उसमें बार्सिलोना ट्रेडिशनल केस लगा दो, बार्सिलोना जो फुटबॉल की टीम थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड बाय द ICJ एज सब्सिडरी मीन्स डिटरमाइनिंग, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविल नेशन। Nomination of the person for the election as members of the ICJ is done by national group in permanent court of arbitration. Judges of ICJ to be signed by, उन्हें प्रेसिडेंट साइन करता है और रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट साइन करता है। ये आर्टिकल 58 में ये प्रोविजन दे रखा है। ICJ विल हैव जुरिस्डिक्शन ऑल मैटर्स स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो ICJ किससे बना होता है, उसमें प्रेसिडेंट होता है, ICJ प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और 13 अदर मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 15 मेंबर होते हैं ICJ में, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और 13 अदर मेंबर नेशन होते हैं। एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ ICJ लैक्स ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ जजमेंट, ठीक है। टेम्पल ऑफ प्रिच विहार केस देख लो, ये बार बार आ रहा है। इसमें क्या होता है कि ICJ ने इन्फोर्स किया प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल को इसी में इन्फोर्स किया कि ये सारे नेशन एज ए जनरल प्रिंसिपल रिकग्नाइज्ड करेंगे, सारे सिविलाइज्ड नेशन। इंटरनेशनल लॉ और ट्रू लॉ, इसे किसने कहा था? पहले तो केल्सन ने कहा था, बट अगर केल्सन ऑप्शन में ना हो तो ग्रोटियस को लगा दो टिक। बायोमेथड